प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिहार LRC अमीन 2023 का जो एग्ज़ाम्स होने वाली है। तो एग्ज़ाम से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए डियर। यहां पे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लोग जो है यहां पे करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन जो है देखेंगे और टाइम जो है आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम्स होने वाली है। ठीक है, और मार्क्स जो है आपके 400 मार्क्स के होंगे। फुल लेंथ टेस्ट ये आपका होने वाला है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको बेटर कंटेंट मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले और वो भी अपना एग्ज़ाम दें और उनका भी जो है सिलेक्शन हो। क्योंकि देखिए, हर कोई जो भी एग्ज़ाम देने वाला है, हर कोई यही सोच के जाएगा कि मुझे एक सीट चाहिए। और टोटल सीट कितना है अमीन का? 8244 सीटें जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो अच्छा खासा सीट दिया गया है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे। तो देखो, हर कोई तैयारी कर रहा है, आपको भी पता होना चाहिए। आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। प्लस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी जो है दे सकते हैं। तो टेस्ट जो है आपको कहाँ पे देना है? टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो टेस्ट जो है टेस्ट बुक पे आप दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, है ना। वहाँ से उस लिंक से आप परचेज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाए। ओके, तो आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे सकते हैं और ज़्यादा आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। साल भर का अगर टेक्स्ट बुक पास लेते हैं तो अगर आज, यानी आज आपका मैं वीडियोस बना रहा हूँ 22 जुलाई को, और आज ही अगर आप परचेज़ करते हैं, है ना, 22 जुलाई को मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आज ही अगर आप इस चीज़ को परचेज़ करते हैं तो आपका जो है डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली आपका जो है कितना में मिल जाएगा, 300 या अंडर 400 मिल जाएगा, 350 के आसपास तक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास। और इसके बाद लेंगे तो हो सकता है प्राइसेस आपको जो है इंक्रीज़ देखने को मिले। ठीक है, अभी 350 तक या 400 तक अभी आपको मिल जाएगा। अगर आप लिंक से क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। तो और आपको लगता है कि नहीं, मैं ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे नहीं दे पाऊँगा, मुझे बुक पढ़ना है, तो बुक जो है आप यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, आप उसको जो है परचेज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड चलिए हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं और डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो डियर, क्वेश्चंस मैं आपको करवा तो रहा हूँ लेकिन आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, खैर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी क्या है क्या नहीं है, बट मेरा काम था आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन शेयर करना। मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। अब आपके क्या करना है, कैसे आप करोगे, ये आपकी मर्जी। ओके, तो सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है गुड बिल्डिंग स्टोन का, वो कितना से ज़्यादा होता है? तो 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा होता है। What is the temperature of burning the material in the kiln at which the material kiln and partially fuses during the manufacture of Portland cement? है ना, क्या टेम्परेचर होना चाहिए मटेरियल को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए किल में, एट विच मटेरियल क्लिंकर एंड पार्शियली फ्यूजेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस? कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है आपका? तो इनपुट डिवाइस है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, अगला क्वेश्चन है द स्पेसिमेन ऑफ प्लाईवुड इज बाई इट्स। द स्पेसिफिकेशन जो होता है प्लाईवुड का इज बाई इट्स थिकनेस। क्या होता है? थिकनेस के अनुसार उसका जो है प्लाईवुड का स्पेसिफिकेशन जो है होता है।
वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ आर कॉल्ड। जो स्लोपिंग रूफ पे जो विंडोज़ प्रोवाइड किया जाता है उस वर्टिकल विंडोज़ को क्या कहा जाता है? तो इस तरीके का जो विंडो होता है इसको जो है हम लोग डॉर्मर विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्मर विंडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन द प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग डैम प्रूफ कोर्स इज़ एट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो डैम प्रूफ कोर्स को प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा जगह होता है? तो वो जगह होता है प्लिंथ लेवल। कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? प्लिंथ लेवल पे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द डिवाइस डैट कन्वर्ट फिजिकल इमेज। जो फिजिकल इमेज होता है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? जो फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उस डिवाइस को कहा जाता है स्कैनर। जो फिजिकल इमेज है उसको डिजिटल में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो स्कैनर की मदद से किया जाता है। द क्रिटिकल एक्टिविटी है। जो क्रिटिकल एक्टिविटी होता है वो आपका जीरो फ्लोट होता है। जो क्रिटिकल एक्टिविटी होता है वो जीरो फ्लोट होता है। डम्पी एक्टिविटी आर यूज टू। डम्पी एक्टिविटी यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? जो डमी एक्टिविटी होता है। तो जो डमी एक्टिविटी होता है ये आपका यूज किया जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायर्ड नेटवर्क। एक प्रॉपर नेटवर्क बनाने के लिए जो है डमी एक्टिविटी का यूज किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड लिमिट्स द पीएच ऑफ वाटर। वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो लिमिट किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। यूज्ड फॉर कंक्रीट मेकिंग। कंक्रीट मेकिंग के लिए तो पीएच का वैल्यू, वाटर का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? तो वाटर का पीएच वैल्यू अकॉर्डिंग टू आईएस 456 के अनुसार बात किया जाए तो पीएच वैल्यू होना चाहिए 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज। जो प्रोसेस होता है प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कंक्रीट इंग्रेडिएंट का फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बैचिंग। इसे क्या कहा जाता है? बैचिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर 16 से 30 सेंटीमीटर क्यूब क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स इज टेकन एज। जो 30 से सेंटीमीटर क्यूब तक होता है, 16 से 30 सेंटीमीटर क्यूब जो क्वांटिटी होता है कंक्रीट का, कंक्रीट वर्क के लिए, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ सैंपल के लिए वो कितना लेकर चलते हैं? तो 3 लेकर चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं? 3 सैंपल मिनिमम लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन ऑफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी इज ड्यू टू, है ना। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये किसके कारण से आता है? तो माइनस साइन है वो आता है आपका लेंज लॉ के कारण से। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक करता है कंडक्टर से कंडक्टर चेंजेस देन इट्स इंड्यूस। तो वो उस समय क्या इंड्यूस होता है? तो उस समय इंड्यूस होता है आपका EMF। क्या इंड्यूस होता है? EMF। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड और मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। स्टैंडर्ड और मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट कैटेगरी में जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉल करता है वो कौन सा ग्रेड होता है? तो ये ग्रेड आपका होता है M40 जो कि IS कोड 456 2000 के अनुसार जो है ये आपका लिया जाता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 से लेकर M55 तक होता है
और M10 से M20 तक जो है ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, और M60 से लेकर M70 तक जो है ये आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। एक M80 भी आप लेकर चल सकते हो, M80 तक जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपका होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील इज़, जो यंग्स मॉडुलस होता है माइल्ड स्टील का वो कितना होता है, तो 2.1 गुने 10⁻6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 2 पॉइंट लोडिंग, 2 पॉइंट लोडिंग के केस में शियर स्पैन इज डिफाइन एज द जोन वेयर, शियर स्पैन डिफाइन किया जाता है वह जोन पे जहाँ पे आपका शियर फोर्स जो होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो 2 पॉइंट जो है पॉइंट लोडिंग होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है फॉर फेल्यूर ऑफ मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट पे जो फेल्यूर ऑफ स्ट्रेस होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका गेस्ट्स और ट्रेस्का थ्योरी, गेस्ट या ट्रेस्का थ्योरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टेंसाइल फोर्स, द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो टेंसाइल फोर्स सरफेस पे एक्ट हो रहा है किसके, लिक्विड के, इन द कॉन्टैक्ट विद सरफेस बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड, 2 इमिसिबल सरफेस के बीच में एक्ट हो रहा है, तो लिक्विड इज़ नोन एज, तो उस लिक्विड को क्या कहा जाएगा, है ना, उस लिक्विड को मैंने उसे क्या कहा जाता है जब टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है लिक्विड पे, तो उसे जो है सरफेस टेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम, द फ्लो in which velocity at any given time does not change with respect to a space, स्पेस के साथ चेंज नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है यूनिफॉर्म फ्लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म फ्लो जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ चैनल, चैनल का हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा अगर विड्थ जो है 3 मीटर और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है 1.5 मीटर दिया जाए तब, तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे m इज इक्वल टू d/2 यानी 1.5/2 यानी 0.75 आपका यहाँ पे जो है आ जाएगा। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.75 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन, टरबाइन का जो डिस्चार्ज है क्या होगा, वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड इज़ गिवन बाय, किसके कौन सा फार्मूला होता है आपका डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन का, तो वो फार्मूला होता है Q/√H, Q/√H। स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली, वर्टिकली जो है स्टोन ऐसे है, ऐसे फेंका गया अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो स्पीड से फेंका गया वो फेंका गया 49 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इट रिटर्न्स टू ग्राउंड, ये फिर वापस जो है ग्राउंड पे आएगा, है ना, ये फिर वापस ग्राउंड पे आएगा, कितने देर में ग्राउंड पे आएगा, कितने देर में ग्राउंड पे आएगा, तो देखो ग्राउंड पे आएगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी होता है, तो v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 49 गुन माइनस 49 माइनस जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड अप्रॉक्स आ जाएगा, है ना, अप्रॉक्स क्या आ जाएगा 5 सेकेंड आपका आ जाएगा। अब देखो पत्थर जो है यानी जो स्टोन है वो आपको जो है पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, देखो पहले ये ऊपर जाएगा, है ना, जब इतना के स्पीड से फेंके तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा
तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 10 सेकेंड आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ़ अ थीन सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ फ्लूइड प्रेशर 0.2 न्यूटन पर mm²। एक थीन सिलेंडर है जिसमें फ्लूइड रखा गया है ना, और उस पर जो है प्रेशर लग रहा है 0.2 न्यूटन पर mm², होज थिकनेस इज 5 mm, जिसका थिकनेस जो है 5 mm है, डायमीटर जो है 20 mm आपका दिया गया है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हुप स्ट्रेस जनरेटेड इन इट, तो उसमें जो हुप स्ट्रेस जनरेट होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है सिग्मा एच इज इक्वल टू पी डी बाई 2t। तो p का वैल्यू है 0.2, d का वैल्यू है 20 और 2 इंटू टी का वैल्यू है 5। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.4 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होगा ऑफ एन एरिया इज, तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर के पावर 4, m के पावर 4 यानी मीटर के पावर 4। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी 30%, 30% जो है पोरोसिटी दिया गया है, तो वॉइड रेशियो क्या होगा। पोरोसिटी 30% दिया गया है यानी n का वैल्यू जो है 0.3 दिया गया है, तो E इज इक्वल टू होगा n बाई 1 माइनस n। तो यहाँ पे 0.3 बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो E का वैल्यू आ जाएगा 0.428, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ शियर are possible, one is shear stress controlled type or second and other is shear strain controlled type। तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, इनकरेक्ट को चूज करना है। ग्रेजुअली इंक्रीज shear force is applied to upper half of the shear box, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है shearing plane is vertical from center of the specimen, नहीं भाई ये स्टेटमेंट गलत है, यानी यही हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लोएस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन विच ट्रांसमिट द लोड टू द सॉइल इज नोन एज। जो लोएस्ट पार्ट होता है स्ट्रक्चर का जो ट्रांसमिट करता है लोड टू द सॉइल, सॉइल को लोड ट्रांसफ़र करता है ना, तो वो लोएस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है। तो लोएस्ट पार्ट को कहा जाता है फाउंडेशन। क्या कहा जाता है, फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल इज डिनोटेड बाय। जो इफेक्टिव साइज होता है पार्टिकल का वो डिनोटेड किया जाता है D10 के द्वारा। किसके द्वारा, D10 के द्वारा। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्ले नॉर्मली। जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है फॉर क्लेज नॉर्मली हमारा जो है क्या होता है, डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हमारा लिक्विड लिमिट इंक्रीज़ करता है। यानी लिक्विड लिमिट अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर below the surface of fully saturated solid deposit with a saturated density of 20 kilonewton per meter cube would be respectively क्या होगा, है ना, मतलब कितना आएगा वो यहाँ पे जो है बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका तो
सिग्मा इज इक्वल टू अगर लिखें तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है गामा डी, गामा है 20 और डी है 5 यानी 100 यानी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब म्यू है ना, म्यू का वैल्यू है गामा डब्ल्यू इंटू डी, तो 10 गुने 5 यानी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफ़ेक्टिव हमें जो है निकालना है ना, इफ़ेक्टिव निकालना है। देखो टोटल स्ट्रेस आपका निकल गया है ना, न्यूट्रल स्ट्रेस निकल गया, और अब आपका वर्टिकल इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है। तो सिग्मा माइनस म्यू करेंगे तो 100 माइनस 50 का करेंगे तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका यहाँ पे आएगा। तो उसके अनुसार अगर ऑप्शंस यहाँ पे देखें तो हमारा कितना आ रहा है 100 50 50 100 50 50, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल इज़ यूज्ड फॉर, ट्रायंगल इज़ यूज्ड फॉर, ट्रायंगल का यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, इंजन को डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ट्रायंगल का यूज किया जाता है। पैसेंजर कार यूनिट ऑफ वुललॉक कार्ड, वुललॉक कार्ड का पैसेंजर कार यूनिट कितना होता है, तो पैसेंजर कार यूनिट वुललॉक कार्ड का आपका कितना होगा, यहाँ पे आपका कोई दिया ही नहीं जाता है ना, मतलब यहाँ पे वैसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो आपका जो है सही आपका हो। ऐसे नॉर्मली जो है हम लोग क्या लेकर चलेंगे, पैसेंजर कार यूनिट। तो वुललॉक कार्ड बैलगाड़ी एक तरीके से बोला जा रहा है, तो बैलगाड़ी का पैसेंजर कार यूनिट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। देखो कार अगर रहता तो कार का 1 होता है, साइकिल अगर रहता तो साइकिल का 0.5 होता है, बस रहता तो उसका जो है 3 होता है ना। लेकिन कोई यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे नन में आप यहाँ पे कह सकते हो कि जिसका पैसेंजर कार यूनिट कुछ नहीं होता है तो उसका हम लोग नॉर्मली 4 लेकर चलते हैं जो कि स्पेशल क्लासेस होता है। लेकिन स्पेशल क्लासेस में आपका बैलगाड़ी नहीं आता है, ठीक है, वुललॉक कार्ड जो है नहीं आता है। लेकिन इसके हम लोग नए मतलब जनरली क्वेश्चन पूछा ही का ही नहीं इस तरीके का, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। ओके, द रोड ज्योमेट्री इन रेलवे इन इंडिया, जो रोड ज्योमेट्री होता है इंडिया में वो डिज़ाइन होता है फॉर, डिज़ाइन किया जाता है कितना पे डिज़ाइन किया जाता है, तो डिज़ाइन किया जाता है आपका 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिज़ाइन किया जाता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन बिटुमिन इमल्सन, बिटुमिन इमल्सन पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू एसेस द एफिशिएंसी ऑफ स्प्रेड नैंड जेट, स्प्रेड नैंड जेट के एफिशिएंसी को एसेस करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इमल्सन पे, है ना। तो वो टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है विस्कोसिटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ व्हीकल ट्रेसेस अ हॉरिजॉन्टल कर्व, when a vehicle traces a horizontal curve, it is subjected to centrifugal force, it is subjected to centrifugal force in fill in the blanks direction, किस डायरेक्शन में जो व्हीकल ट्रेस किया जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व पे, वो वहाँ पे मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट होता है, इनवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो जो फोर्स एक्ट होता है वो आपका एक्ट होता है आउटवर्ड, बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग शीट, A1 साइज ड्राइंग शीट का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, तो उसका डायमेंशन होता है 554 गुने 841 mm। अगर A0 है तो उसका 841 से 1189 होता है। अगर A2 है तो इसका जो है
420 से 420 गुने 594 होता है। अगर A3 है तो इसका जो है 297 गुने 420 होता है, और A4 है तो 210 गुने 297 होता है, और A5 है तो इसका 148 गुने 210 साइज मतलब डायमेंशन आपका जो है होता है। सब जितने भी डायमेंशन यहाँ पे दिए गए हैं सारा mm में होता है। जितना भी मैंने डायमेंशन बताया वो सारा किस में होता है, mm में आपका होता है। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अनुसार जो एक्सपोजर कंडीशंस होता है कंक्रीट सरफेस का टू द कोस्टल इन्वायरमेंटल कंप्लीटली क्लासिफाइड एज, वो कंप्लीटली क्लासिफाई किया जाता है। जो एक्सपोजर कंडीशन होता है कंक्रीट सरफेस टू कोस्टल इन्वायरमेंट का, वो क्लासिफाई किया जाता है आपका सीवर, है ना, सीवर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक्सपोजर कंडीशंस आपका वही। अगर बात किया जाए कंक्रीट सरफेस अगर हमारा प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया, वो माइल्ड इन्वायरमेंट में आएगा, है ना। अगर कंक्रीट सरफेस जो है शेल्टर्ड है फ्रॉम सेवर रेन ऑफ फ्रीजिंग विस्टिल वेट कंक्रीट एक्सपोज टू concentration and rain concrete continuously under water concrete in contact or buried under non aggressive soil और ग्राउंड वाटर है, या जो कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड है फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया तो मॉडरेट आएगा। और अगर कंक्रीट सरफेस जो है एक्सपोज्ड है टू सीवर रेन अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग और ओकेजनल फ्रीजिंग विस्टिल वेट और सेवर कंडीशंस, या फिर कंक्रीट कम्प्लीटली इमर्ज्ड है इन सी वाटर में, या कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट है तो वो सीवर आएगा। और अगर कंक्रीट इन कांटेक्ट है विद और व्यूरिड अंडर एग्रेसिव सब सॉइल और ग्राउंड वाटर तो वेरी सीवर आएगा। और अगर सरफेस ऑफ मेंबर जो है वो टाइडल जोन मेंबर में के अंतर्गत डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है विद लिक्विड और सॉलिड एग्रेसिव केमिकल तो वो एक्सट्रीम के केस में आपका आएगा अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जनरली इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग के केस में बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। एंड शियर फोर्स इज, तो शियर फोर्स क्या होता है, तो शियर फोर्स जो है वो आपका 0 होता है हमेशा। क्या होगा, शियर फोर्स हमेशा 0 होगा। द करेक्ट हुक फॉर माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट बार के लिए जो करेक्ट हुक होगा टू स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर दिया गया है, करेक्ट फिगर के अनुसार कौन सा होगा, तो यहाँ पे 4D ये आपका जो है यहाँ पे 5D दिया गया है ना, 6D दिया गया है, और यहाँ पे जो है 7D दिया गया है। तो यहाँ पे जो है बताना है कि करेक्ट हुक के लिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे फिगर में जो ऑप्शन ए है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द बेंडिंग टेक प्लेस इन वन वे स्लैब। कहाँ पे जो है बेंडिंग होगा इन वन वे स्लैब में, तो वन वे स्लैब में अगर बेंडिंग बात किया जाए तो वन वे स्लैब में बेंडिंग जो है एलोंग शॉर्टर स्पैन आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंप्रेशन फोर्स क्या होगा कंक्रीट का, इफ़ स्ट्रेस इन द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन, है ना। आउटर मोस्ट में कंप्रेशन फाइबर में जो है स्ट्रेस लग रहा है एज 0.67 FCK, कितना 0.67 FCK, तो कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा। तो देखो कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू, अगर बात किया जाए यहाँ पे, या कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू, तो कंप्रेशन फोर्स जो है
पहले जो है पैराबोलिक दो सेक्शन आपका बनेगा। आपको पता है कि ये इस तरीके से आपका बनेगा, इसका जो है दो सेक्शन बनेगा। एक आपका बनेगा यहाँ से ऐसे पैराबोलिक, और एक आपका जो है फिर इधर जो है आपका बनेगा रेक्टेंगुलर, है ना। एक बनेगा आपका पैराबोलिक और एक बनेगा रेक्टेंगुलर। ऊपर में जो है 0.67 FCK आएगा और नीचे में जो है 0.87 F बाई जो है आपका आएगा। यहाँ पे आपका जो है वैल्यू आएगा आपका, तो यहाँ पे जो है 3/7 XU, और नीचे से अगर न्यूट्रल एक्सिस से लेकर चलेंगे तो 4/7 XU आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका बात किया जाए पैराबोलिक सेक्शन के लिए, तो पैराबोलिक सेक्शन के लिए देखो यहाँ पे आपका पैराबोलिक सेक्शन के लिए अगर बात किया जाए तो 2/3 इंटू 0.67 FCK गुने 4/7 XU आएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। और रेक्टेंगुलर के लिए यानी ऊपर के लिए बोलेगा तो 0.67 FCK गुने 3/7 XU करेंगे। अब यहाँ पे जो है अगर दोनों को ऐड कर दें, है ना, ये पैराबोलिक और ये रेक्टेंगुलर दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 0.54 FCK BXU जो है आपका वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पिक द रॉन्गली रिटेन अजम्पशन टेकन इन एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट के केस में गलत अजम्पशन जो है आपका लिखा गया है। कौन सा जो है गलत अजम्पशन लिखा गया है वो यहाँ पे जो है आपको बताना है। तो रिवेटेड में आपका जो है यहाँ पे फ्रिक्शन इन प्लेट इज़ नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट इज़ नॉट कंसिडर्ड, नहीं भाई इसमें कंसिडर करते हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी सही। बेंडिंग मोमेंट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये बिल्कुल सही है, सही का एजम्पशन है। और टोटल लोड ऑन द जॉइंट इज़ इक्वल टू शेयर्ड टू ऑल रिवेट, ये भी स्टेटमेंट जो एजम्पशन है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 के अनुसार विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। कौन सा जो है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी नहीं है, तो फ्रैक्चर ड्यू टू फैटिग्यू नहीं है आपका। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीफनर का जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा इज क्या होगा, जहाँ पे डी जो है डिस्टेंस हो है आपका फ्लेंज एंगल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका दिया गया है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो है आपको बताना है स्टीफनर्स का, वर्टिकल स्टीफनर्स का। तो वर्टिकल स्टीफनर्स का मैक्सिमम स्पेसिंग जो है आपका 1.5D होगा। कितना होगा, 1.5D आपका होगा। ओके, और मिनिमम अगर बात किया जाए 0.33D आपका जो है मिनिमम हम लोग जो है लेकर चलते हैं वर्टिकल स्टीफनर के केस में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द रिजिड फ्रेम शोन इन फिगर में आपका जो है रिजिड फ्रेम दिया गया है। तो स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना है। तो DS इज इक्वल टू होता है 3M प्लस RE माइनस 3J का होल ब्रैकेट माइनस RR। तो यहाँ पे M का वैल्यू है, M इज इक्वल टू यहाँ पे जो है आपका दिया गया है 10RE इज इक्वल टू 9J इज इक्वल टू 9। तो RR इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन ऑफ कैपिटल M माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पे RR का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो RR का वैल्यू 2 है और ये आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे
तो 3 गुने 10, 3 गुने 10, 3 गुने 10 है ना। और यहाँ पे आर ई जो है आपका दिया गया है 9, और जे है ना, जे का वैल्यू दिया गया है आपका -9, -3 गुने 9 माइनस आर आपका दिया गया है 2। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ds इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कैस्टिग्लिनोज थ्योरम इज इसेंशियल फॉर। कैस्टिग्लिनोज थ्योरम जो है इसेंशियल है, किसके लिए इसेंशियल है? तो वो आपका इसेंशियल है फॉर फोर्स मेथड के लिए। किसके लिए? फोर्स मेथड के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। रूम के फ्लोर एरिया के कितना जो है आपका एरिया होना चाहिए विंडो ओपनिंग का? तो रूम का जो फ्लोर एरिया होता है उसका आपका जो है 15% जो ओपनिंग होना चाहिए वो विंडो का एरिया होना चाहिए। द कारपेट एरिया ऑफ ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो कारपेट एरिया होता है वो जनरली फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इट्स प्लिंथ एरिया के कितना प्रतिशत एरिया जो है कारपेट एरिया होता है? तो कारपेट एरिया होता है आपका 50 से 65%। द मेजरमेंट इज मेड इन मीटर स्क्वायर में मेजर किया जा रहा है इन केस ऑफ, किसको जो है मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है? तो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है आपका यहाँ पे जो पेंट होता है या जो वर्निसेस हटाने वाली होती है उसको मीटर स्क्वायर में, या डैडो को जो है मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार नन ऑफ दीज जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अमाउंट, जो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन हो रहा है अमाउंट बाई वे ऑफ एनुअल पीरियोडिक डिपॉजिट, जो एनुअल पीरियोडिक डिपॉजिट हो रहा है विच मींट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, जो मींट हो रहा है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर के एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ पीरियड, जो यूजफुल लाइफ पीरियड है वो इज़ नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या जाना जाता, मतलब उसको क्या कहा जाता है ना? तो इसको जो है आपका कहा जाता है सिंकिंग फंड। इसको क्या कहा जाता है? सिंकिंग फंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी इज, जो फोरकास्टिंग किया जाता है पॉपुलेशन का यंग सिटीज़ या रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी के लिए, वो सूटेबल मेथड कौन सा होता है? तो उसके लिए सूटेबल मेथड होता है आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अगला क्वेश्चन है इन स्लो सैंड फिल्टर में जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कितना होता है? तो स्लो सैंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन रेट जो है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया होता है। विच क्लोरामीन is formed when the pH value range is less than 4.4 से लेस वैल्यू होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो है ट्राइक्लोरेमीन आपका जो है फॉर्म होता है। ट्राइक्लोरेमीन फॉर्म आपका जो है यहाँ पे होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द रेशियो ऑफ 5 डे BOD, जो रेशियो होता है 5 डे BOD टू अल्टीमेट BOD, वो रेशियो
कितना होता है, तो 5 डे BOD और अल्टीमेट BOD का जो रेशियो होता है वो होता है 2/3। कितना होता है? 2/3। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हाइड्रोलिक डिज़ाइन ऑफ सीवर, जो सीवर का हाइड्रोलिक डिज़ाइन किया जाता है उस समय इफ़ D इज़ डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर पोर्शन, डायमीटर है अब D जो है अपर सर्कुलर पोर्शन का, द ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्टैंडर्ड एग शेप्ड सेक्शन इज, जो ओवरऑल डेप्थ है स्टैंडर्ड एग शेप्ड सेक्शन का वो क्या होगा, कितना होता है, तो 1.5D। कितना होता है? 1.5D होता है। यहाँ पे जो है आपको लिस्ट मैच करना है करेक्टली। यहाँ पे आपका पहला लिस्ट दिया गया टर्म्स और डिस्क्रिप्शन, दूसरा दिया गया ट्रीटमेंट, ऑपरेशन और प्रोसेस जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का अगर करेक्ट मिलान करें तो ये आपका हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से। किससे? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से, यानी A का 4। उसके बाद है आपका स्लज थिकनिंग, है ना, थिकनिंग स्लज जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा सेटलमेंट इन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रैक, तो ये B का 2। स्कम रिमूवल जो है ये आपका रिलेटेड होगा सेटलिंग इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, और रिसाइकलिंग इन्फ्लुएंट जो है ये आपका जो है फिल्ट्रेशन एंड ट्रिकलिंग फिल्टर हो जाएगा। तो A का 4 हो जाएगा, B का 2, A का 4 B का 2 आपका यहाँ पे C का 1 और D का 3, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज, कौन सा है? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज कौन सा है? तो है साइमन रेन गेज। कौन है? साइमन रेन गेज। A sprinkler irrigation system is suitable, है when, कब सुटेबल होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम? तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है ये सुटेबल होता है आपका when लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज इजली इरोडेबल, तो उस केस में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए जो सॉइल मॉइस्चर यूजफुल होता है वह सॉइल मॉइस्चर कौन सा है? तो कैपिलरी वाटर वाला जो मॉइस्चर है वो यूजफुल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगला क्वेश्चन है आपका गिब्स मॉडुलस इज अ टाइप ऑफ, तो ये टाइप है आपका गिब्स मॉडुलस रिजिड मॉडुलस आउटलेट का। इन सर्वेइंग क्रॉस स्टाफ इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, सर्वेइंग में जो क्रॉस स्टाफ इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है क्रॉस स्टाफ का? तो सेटिंग द राइट एंगल को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। When a chain is designated, जब एक चेन को डिजाइनेट किया जाता है, लेंथ L और एक्चुअल लेंथ L डैश इज यूज फॉर मेजरिंग अ लाइन को मेजर करने के लिए। द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन विल बी, तो लाइन का जो ट्रू लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? तो लाइन का ट्रू लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है L डैश बाई L गुने मेजर्ड लेंथ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट एज पर हाइट इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न के रिस्पेक्ट में कौन सा एक्सप्रेशन जो है आपका यहाँ पे सही है? समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट रूलिंग प्रिंसिपल सर्वे इज टू वर्क फ्रॉम, है ना, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी बड़े से
छोटा भाग में करना और उसको फिर कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार सही उत्तर अगर बात किया जाए तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टर्म्ड एज। जब कोई ऑपरेशन किया जाता है टेलीस्कोप को टर्निंग करने का अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसे जो है स्विंगिंग द टेलीस्कोप कहा जाता है। स्विंगिंग द टेलीस्कोप जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ कैमरा हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कैमरा है जिसका फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इज़ यूज टू टेक अ वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ को लेने के लिए यूज किया जाता है। ऑफ ए ट्रेन हैविंग एवरेज एलिवेशन, एक जो एरिया है उसका एवरेज एलिवेशन कितना है 1000 मीटर जो है आपका दिया गया है। द हाइट एबव द सी लेवल, सी लेवल पे जो हाइट होगा एट विच एन एयरक्राफ्ट मस्ट फ्लाई इन ऑर्डर टू गेट द स्केल ऑफ 1 in 7000 एज। तो देखो यहाँ पे स्केल जो है दिया गया है 1 in 7000, तो स्केल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच एवरेज आपका हो जाएगा। तो स्केल जो है दिया गया है 1/7000, तो ये इक्वल हो जाएगा और एफ का वैल्यू दिया गया 0.2। यहाँ पे मीटर में लेकर चलेंगे, सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो 0.2 मीटर आ जाएगा। कैपिटल एच माइनस एच स्मॉल एच एवरेज जो है 1000 आपका जो है दिया गया है, 1000 आपका दिया गया है। तो यहाँ पे कैपिटल एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2400 मीटर जो है आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर बात किया जाए तो 2400 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट मैच करना है आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे जो है जो पॉइंट होता है ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर वर्टिकल बिलो द ऑब्जर्वर पोजीशन, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं नादिर कहते हैं, यानी ए का 2। उसके बाद है द ग्रेट सर्कल ऑन विच द प्लेन ऑफ इक्वेटर कट्स द सेलेस्टियल स्फीयर, है ना, जो ग्रेट सर्कल जिस पे कट करता है इक्वेटर पे, प्लेन ऑफ इक्वेटर कट द सेलेस्टियल स्फीयर, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर कहते हैं, यानी बी का 3। और डायमीटर अबाउट विच अर्थ रोटेट, वह डायमीटर जिसके अबाउट अर्थ जो है रोटेट करता है तो उसको जो है जेनिथ पॉइंट, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं पोलर एक्सिस कहते हैं। सी का 4 हो जाएगा। पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर इमीडिएटली एबव द ऑब्जर्वर स्टेशन, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं जेनिथ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अनुसार अगर मैच करें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है द फर्ग्यूसन्स परसेंटेज यूनिट सिस्टम द सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू। तो जो सर्कल होता है वो डिवाइडेड होता है, किस में डिवाइडेड होता है, तो सर्कल जो है डिवाइडेड होता है 8 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अकॉर्डिंग टू IS 4954 1968 के अनुसार जो एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज़ लेवल होता है इन अर्बन रेसिडेंशियल एरिया में वो कितना होता है, तो वो होता है 35 से 45 डेसिबल। वही अगर रूरल एरिया में बात किया जाए तो 25 से 35, और आपका जो है अर्बन एरियाज़ में आपका बात किया जाए, नॉर्मली अर्बन एरिया से बोला जा रहा है, रेसिडेंशियल वहाँ पे नहीं है, तो उस कंडीशन में 45 से 55 और इंडस्ट्रियल एरिया में 50 से 60 आपका होता है। ओके, अगला है इन कंस्ट्रक्टिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है इट इज़ नेसेसरी टू यूज सब्सटेंस डैट, कौन सा सब्सटेंस यूज करना ज़रूरी होता है
है ना, in constructing the thermometer it is necessary to use a substance that undergoes same change when heated or colded, है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? तो कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूनिट यूज किया जाता है आपका मोल। कौन सा यूज किया जाता है? मोल। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है x log x इंटीग्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी पे इसको जो है हम लोग तोड़कर बनाएंगे। क्या करेंगे? u इंटू वी पे तोड़कर बनाएंगे। तो x log x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे प्लस सी, हाँ एक्स है ना, तो यहाँ पे आपका नहीं, ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इफ 5x इज इक्वल टू 2 के पावर 5 देन x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.25, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पे यानी किस सिद्धांत पे जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर। अब हम लोग जो है जनरल स्टडीज़ का सेक्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस क्या है ना, व्हाट इज़ लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस जो है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन होता है? तो B.N. राव, है ना, मतलब कौन थे? तो B.N. राव। द क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बोरोड फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्स्टिट्यूशन। किस कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ये आपका लिया गया है आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपका लिया गया है। क्या? तो क्वेसी फेडरल फॉर्म जो है गवर्नमेंट में ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? व्हेन द एलिजिबिलिटी एज ऑफ राइट टू वोट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी 21 साल से 18 साल किया गया वोट देने का अधिकार। तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था 1989 में, यानी 1989 में जो है ये संविधान संशोधन किया गया था। उस समय जो राष्ट्रपति थे यानी प्रेसिडेंट थे वो आपका आर वेंकटरमन जो है प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 टायर सिस्टम ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट। परमानेंट गवर्नमेंट के 3 टायर सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है। किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? तो इंक्लूड नहीं किया गया है आपका ग्राम समिति को, ग्राम समिति को। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर फंडामेंटल राइट के अनुसार जो एबोलिशंस होता है ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत समाप्ति मौलिक अधिकार के अनुसार समाप्ति है फिल इन द ब्लैंक्स। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन है, इन विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग्ड। किस गणराज्य से जो है गौतम बुद्ध जो है बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं आपका शक्या, है ना, शक्या गणराज्य से। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावार, है ना, चंदावार
जो युद्ध हुआ था उसमें डिफीट हुए थे मोहम्मद गौरी द्वारा। कौन वो राजा थे जो हारे थे? तो वो राजा थे आपके कन्नौज और इटावा के बीच जो है आपका हुआ था। 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदवारा के युद्ध में जो है आपका जयचंद को हराया था। किसको? जयचंद को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग्स द फॉलोइंग सक्सीडेड द मुगल थ्रोन इन द ईयर 1556। 15 यानी 1556 में मुगल थ्रोन में यानी मुगल साम्राज्य में के सिंहासन को प्राप्त हुआ था। किसने मतलब उस गद्दी पे बैठा था? कौन गद्दी पे बैठा था? तो अकबर। कौन बैठा था? अकबर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज फाउंडेड इन 1828। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना या संस्थापक कौन थे? है ना, कौन थे संस्थापक? तो उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग लोकेशन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी इन 1942। 1942 में आपका जो है 1942 में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका स्टार्ट किया गया था आपका अगस्त क्रांति मैदान से। अगस्त क्रांति मैदान से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर? है ना, अर्थ इक्वेटर पे नॉर्थ से साउथ में, तो वो है लैटिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड। अगला क्वेश्चन है, मोल्टेन रॉक विलो सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जो मोल्टेन रॉक होता है अर्थ सरफेस के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कहा जाता है आपका मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। नेपाल के साथ कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो वो है आपका, यहाँ पे अगर स्टेट के बारे में बात किया जाए तो वो स्टेट है आपका असम। असम जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म पेनिनसुला मीन्स द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन। है ना, कितने साइड से पेनिनसुला में होते हैं? तो पेनिनसुला में आपका जो है सराउंडेड होता है वाटर आपका 3 साइड से, जो कि इंडिया का कंडीशन आपका है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट। क्रोमाइट का मेन प्रोड्यूसर इंडिया का कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट है आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। इन विच कंट्री वाज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। है ना, 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका फिजी में। कहाँ पे? फिजी में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यूनिवर्सल डोनर हैज़ द ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है ओ को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से अगर रोग के बारे में बात किया जाए तो विटामिन डी की कमी से आपका होता है यहाँ पे रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। और आपका विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी, और विटामिन सी से जो है आपका स्कर्वी होता है, और यहाँ पे कवस्कियोकर ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन है एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। एटम जो है सेम एलिमेंट है डिफरेंट मास नंबर, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आइसोटोप्स। क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। यहाँ पे एम जो है सिस्टर है एन का, एम जो है सिस्टर है एन का, है ना, एम जो है सिस्टर है एन का, और ओ का, और ओ का, पी इज़ फादर ऑफ ओ, ओ का फादर हैं पी, क्यू इज़ मदर ऑफ एम, एम की माँ है क्यू, एम की माँ है क्यू। कंसिडर दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना है, तो क्यू और पी क्या है? तो पति पत्नी होंगी, है ना, यानी पी जो है क्यू के क्या है? पति हैं। तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरीफाइड, कौन सी चीज़ें वेरीफाई नहीं हो रही है? तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें वेरीफाई नहीं हो रही है? तो यहाँ पे भाई Q इज़ मदर ऑफ N, ऑब्वियसली N की भी माँ होगी, ये भी सही है। P इज़ फादर ऑफ M, ऑब्वियसली ये भी सही है। N इज Q सन, Q के सन है N, Q के सन यानी N Q का पुत्र है। एंड P Q का पति है, P जो है Q का पति है, सही है। N नहीं, पुत्र नहीं है, पुत्री होगा ना। एन जो है पुत्री है क्योंकि वो बहन है। एम, एन जो है एम की बहन है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे बहन रहता है, डॉटर रहता तो हो जाता। अगला क्वेश्चन है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखो 32 से 33 एक बढ़ा, है ना, 32 से 33 एक बढ़ा, ठीक है, 32 से 33 एक बढ़ा। लेकिन हम लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे हम लोग नहीं देखते हैं। 32 से 29 -3, ठीक है। उसके बाद 29 से 22, 29 से 22 आपका -7, और 7 से 11 आपका -11। अब देखो 33 से 38 +5, 38 से 47 +9, और 47 से यहाँ पे देखो 4 का इंटरवल हुआ, यहाँ पे आपका जो है 4 का इंटरवल से माइनस हो रहा था, ऊपर 4 के इंटरवल से प्लस हो रहा था। तो 47 के बाद जो है हम लोग 4 का इंटरवल यानी 9 + 13, तो 47 और 13 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड 2 गिफ्ट, 2 गिफ्ट जो है बेचता है एट 30 रुपीज़, 30 रुपये में। एक गिफ्ट पे वो 18% लाभ पाता है और अनदर गिफ्ट पे 18% हानि होता है। तो ओवरऑल लाभ या हानि क्या होगा और कितना होगा, ये जो है आपको बताना है। तो देखो 18% पे इसका क्रैमूल अगर देखें तो देखो क्रैमूल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नहीं, हाँ, विक्रय मूल्य दिया गया 30, है ना, विक्रय मूल्य दिया गया है 30। तो 100/118 गुने 30 प्लस 100/82 गुने 30, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक मिनट, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 नहीं, डिवाइड 100 डिवाइडेड बाई 118 गुने 30 प्लस डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 82 गुने 30। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका वैल्यू? यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा आपका 62.0, ठीक है।
तो 2 गिफ्ट बेचा, यहाँ पे ध्यान देखो 2 गिफ्ट बेचा, एक बेचा 30 पे और एक बेचा 30 पे, मतलब दोनों। तो 30 प्लस 30 कितना हुआ 60, कितना हुआ 60 रुपया में बेचा, लेकिन इसका क्रय मूल्य कितना आ रहा है 62 रुपया। यानी यहाँ पे क्या हुआ 2 रुपया इसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है, 2 रुपया इसको क्या हो रहा है हानि होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ won the वोमेन्स U9 अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल, किसने जीता है, तो इंडिया ने, किसने जीता है इंडिया ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू AI चैट बोट रिलीज बाय UIDAI रिसेंटली, तो वो चैट बोट का नाम क्या है, तो आधार साथी उस चैट बोट का नाम है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर आज का सेशन में किसी तरीके का कोई डाउट रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, किसी तरीके का कोई भी सवाल रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपका बेटर तरीके से हेल्प किया जा सके, बेटर सॉल्यूशन आपको दिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पहली बार अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं तो। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों का एग्ज़ाम निकले और सभी लोग अच्छे मार्क्स के साथ जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें।